with the Kanpur encounter as the probe continues, and now the police saying that Vikas Dubey has been traced to Auraiya. In fact, sources have also revealed that they suspect that Vikas Dubey may have fled to Rajasthan and Madhya Pradesh. I want to straight away bring in my colleague Vivek, who's tracking all the details on this story, because Vivek, what exactly are you hearing as far as tracking Vikas Dubey is concerned? The police has been on his hunt, but what is the success achieved so far and the inputs they're picking up on this man? देखिए, पुलिस के सक्सेस की बात करें तो आज पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है और इसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पुलिस और अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक अपराधी का नाम जिसका शामिल था उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस की बाकी विकास दुबे के केस की बात करें, विकास दुबे की बात करें तो अभी भी विकास दुबे पुलिस से कोसों दूर है। विकास दुबे के बारे में पुलिस के पास अभी कुछ खास सबूत नहीं मिल पाए हैं, कुछ खास साक्ष्य की वो उसकी लोकेशन क्या है। हालांकि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया के मिली थी और जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके मध्य प्रदेश जा सकता है। और वहीं पर उसके भाई को लेकर के ये बात कही जा रही है कि विकास दुबे का जो भाई है उसके कुछ लिंक्स राजस्थान से रहे हैं, राजस्थान के किसी आश्रम से रहे हैं और किसी मंदिर या किसी आश्रम में रुके होने की राजस्थान में आशंका हो सकती है। इस नाते यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की पुलिस के साथ समन्वय बैठाया है और दोनों के पुलिस को सभी जानकारियां अपने पास जो थी वो शेयर करी हैं और कहा है कि अगर उनके पास कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी हो तो वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को शेयर करें। अभी हालांकि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ पूरी तरीके से सक्रिय है और एसटीएफ इस पूरे मामले की भी जाँच कर रही है। वहीं जिस तरीके से विनय तिवारी का मामला सामने आया था, एसएचओ विनय तिवारी का, तो विनय तिवारी को कल सस्पेंड कर दिया गया है और विनय तिवारी के सस्पेंशन के बाद एसटीएफ उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई अहम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के हाथ लगी, एसटीएफ के हाथ लगी है। हालांकि अभी कोई कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे पुलिस वाले थे जो विकास दुबे के संपर्क में थे या विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में जिसके नाम सामने आए हैं और वो लोग लगातार संपर्क में थे। और इसमें उसी चौबेपुर थाने के ही 2 सिपाहियों का भी नाम है जो कि लगातार विकास दुबे के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि विकास दुबे का और पुलिस का जो साथ, चौबेपुर पुलिस का जो साथ था वो काफ़ी समय से था और एक दूसरे को वो मदद करते थे। यूँ कहें कि पुलिस बचाने का काम करती थी। और वहीं जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ और उसमें हमने देखा कि जिन 8 पुलिस वालों की जिनकी हत्या हुई उसमें सबसे ज़्यादा निर्मम जो हत्या हुई थी वो सीओ बेल्हौर की हुई थी। देवेंद्र मिश्रा की सबसे ज़्यादा निर्मम हत्या हुई थी। उनके सर में गोली लगी थी और उनके सर के चीथड़े उड़ गए थे। इसके पीछे एक रंजिशन बात बताई जा रही है कि तकरीबन ये सीओ और एसएचओ के बीच में तकरीबन 4 से 5 महीनों से लगातार एक तरीके से तनातनी चल रही थी। पिछले दिनों एसएचओ ने एक जुआ के कारनामे को लेकर के उस वक्त के एसएसपी रहे आनंद देव को उन्होंने बताया था कि इस तरीके की बातें हैं और जो एसएचओ है उसकी सरपरस्ती में जुआ खेला जाता है और उसमें 5 लाख रुपए के जुआ खेलने की बात सामने आई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उस वक्त के एसएसपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी थी और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एसएचओ और सीओ के बीच में जो तनातनी थी वो शुरू हो गई थी। और इस पूरे मामले में जैसे हमने देखा कि राहुल तिवारी नाम के एक आदमी का नाम आया था और उसकी एफआईआर दर्ज होनी थी। वो 307 का एक मुकदमा दर्ज कराना चाहता था जिसमें कि विकास दुबे की तरफ से लगातार उसको धमकियां मिल रही थी, इस तरीके की बातें थी। लेकिन एसएचओ इसमें विनय तिवारी इसमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, जिसके बाद सीओ के दबाव में ये पूरा मामला हुआ। सीओ ने दबाव बनाया तब ये मामला हुआ और इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि विनय तिवारी ने विकास दुबे से शेयर करी हुई थी कि आपके खिलाफ इस तरीके के सीओ के दबाव में ये मुकदमा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं सीओ से जो एक तरीके से जो दुश्मनी हुई या सीओ के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जिस निर्मम तरीके से सीओ की हत्या हुई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों का जो एक तरीके से लगातार विकास को संपर्क करना और विकास को लगातार बताना कि सीओ के दबाव में ये सब कुछ एक्शन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्मम हत्या थी वो सीओ की हुई और ओवरऑल कहीं ना कहीं पुलिस का जो कनेक्शन था, 20 से ज़्यादा पुलिस वाले लगातार उसके संपर्क में रहे विकास दुबे के और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है वो कारित हो पाई। इसमें एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है कि जब ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन होते समय पे जो विनय तिवारी था वो काफ़ी पीछे था और काफ़ी पीछे होने के बाद वहाँ के एक इंस्पेक्टर को गोली लग गई थी, एक थाने के इंस्पेक्टर को गोली लग गई थी और उसने अपने पुराने सीओ रहे एक सीओ को फ़ोन किया और उसने बताया
कि मुझे गोली लग चुकी है और मुझे हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए और इसके बाद मुझे बैकअप फोर्स चाहिए। लेकिन जब बैकअप फोर्स आ रही थी उस वक्त एसएचओ विनय तिवारी ने उस बैकअप फोर्स को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया, रोकने का काम किया या उसमें देरी करवाने का काम किया। उसने सूत्रे बताते हैं कि उसने उस फोर्स को ये कहा कि वहाँ पे स्थिति बड़ी भयावह है और पुलिस एक तरीके से वहाँ पे अभी और हमें फोर्स के साथ जाना चाहिए या टुकड़ियों में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके को लेकर के कहीं ना कहीं अगर शायद उस वक्त कुछ बैकअप मिल पाता तो जो बाकी पुलिस वाले 8 लोगों की जिस तरीके से हत्या हुई, 8 लोग जिस तरीके से मौत हुई, शायद किसी की जान बच सकती थी। और कहीं ना कहीं अगर बाकी पुलिस फोर्स आती तो एक तरीके से शायद विकास दुबे भी पकड़ा जाता, जिसके लिए लगातार तकरीबन पिछले 52 घंटों से लगातार पुलिस ढूंढ रही है, 55 घंटों से लगातार पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को अभी तक उसके कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो विनय तिवारी की लापरवाही और विनय तिवारी की सरपरस्ती में विकास दुबे कहीं ना कहीं बढ़ रहा था और उसी के नाते इतनी बड़ी घटना कारित हुई है। Absolutely, Vivek, and like you said, in retrospect, of course, a lot of steps or a lot of actions could have been taken that could have averted the kind of damage that one witnessed in the Kanpur encounter. But even as the probe continues, more than 100 locations in UP that have been searched, more than 500 mobile phones that have been traced, and like you're saying that the police is suspecting now that Vikas Dubey could very much flee to Rajasthan or Madhya Pradesh. Is the police also taking into confidence the police forces in those states as they continue with the investigation? जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की पुलिस के साथ समन्वय बैठाया है, उनसे उनके साथ सारी डिटेल्स शेयर करी हैं और विकास दुबे और उसके भाई की जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ शेयर करी हैं। क्योंकि इस पूरे मामले के बाद विकास दुबे का जो भाई है वो भी फरार है और इस नाते और विकास दुबे के भाई के जो कनेक्शंस हैं वो राजस्थान के किसी आश्रम से बताए जा रहे हैं। इस नाते राजस्थान पुलिस के साथ ये समन्वय बैठाया गया है। वहीं विकास दुबे के समन्वय में बात आई है कि उसकी लास्ट लोकेशन जो थी वो औरैया की थी और औरैया के बाद उसकी लोकेशन नहीं मिली है। इसके बाद उसके मध्य प्रदेश जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक कानपुर और औरैया के बीच में एक जगह पे एक पुलिस को एक कार भी मिली है, जिसका पुलिस अब उसको सस्पेक्ट के तौर पे देख रही है और उस कार से मान रही है कि जो इन लोगों को जिनको सस्पेक्ट बना, जो ये इस पूरे मौके पर जो वारदात के समय पे जो लोग शामिल थे वो शायद इस कार से यहाँ तक आए और उसके बाद जंगलों के रास्ते आगे बढ़े हों। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लूज पुलिस को लग तो रहे हैं, लेकिन उसमें पुलिस लगातार दोनों प्रदेशों के पुलिस के साथ समन्वय बनाए हुए है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि बॉर्डर एरियाज़ को भी अलर्ट किया गया है कि बॉर्डर एरियाज़ के माध्यम से जो विकास दुबे है वो कहीं नेपाल ना भाग सके। क्योंकि पिछले दिनों कई एक दो बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने की कार्रवाई करी है तो विकास उस समय नेपाल भागने में कामयाब रहा था। हालांकि नेपाल से लौटने के बाद काफ़ी समय बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी थी। तो एक तरीके से दोनों प्रदेशों के पुलिस के साथ ही साथ जो बॉर्डर की फोर्सेस, जो बॉर्डर की पुलिस है उसको भी सक्रिय किया गया है, जिसमें कि आपकी लखीमपुर हो गई, बहराइच हो गई, ये अलग अलग जगहों पर पुलिस को सक्रिय किया गया है और एक तरीके से पूरी निगरानी रखी जा रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे और उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए।